के लैम्डा 1/d माइनस 1/l प्लस d, याद करो यही फोर्स आया था यहाँ पे। क्यों था? क्योंकि वैल्यू 1 करो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब जो भी आया है इसको रट भी लो, मेडिकल के बच्चे तो खास करके रटेंगे, मेन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद ही किए हो तो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत सारे पॉइंट जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि आप याद कर लो तो प्लीज़ याद कर लो उसको, उसमें दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। हाँ, फील लाने के लिए मैं इंटीग्रेट करके आपको प्रूफ करा दे रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आपको रिजल्ट याद रखना है। क्योंकि ये अच्छा, ये टॉपिक जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट लाइन चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज अपने बोर्ड में नहीं आता ये डेरिवेशन इस तरह का एक्सियल में, ठीक है ना। ये बोर्ड में किस तरह का डेरिवेशन इस तरह से करने को नहीं आएगा, तो नीट और मेंस में ही आना है। उसके लिए रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए, बहुत ईमानदारी से रिजल्ट याद रखना चाहिए। ये याद रखेगा तभी काम बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे याद है, एकदम ढंग से याद रखेगा। इसीलिए मैं पहले ही फोर्स पढ़ा दिया था, फोर्स में जैसा है वैसा देखो यहाँ लिखी है। दूसरी बात मैं आपसे कहूँ बच्चों कि किसी जनरल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, किसी भी जनरल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने को बताना है, लेकिन हम कैसा वायर लें जनरल पॉइंट में पढ़ने के लिए? इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का वायर का मतलब क्या होता है? बेसिकली मैं आपको एक बार बता भी चुका हूँ, कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो होता है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब इनफाइनाइट का मतलब होता है कि बहुत बड़ा चीज, बहुत मतलब रिलेटिवली हमें लगे कि उसका एंड दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। जिसका आखिरी छोर न दिखाई दे तो वो इनफाइनाइट बोला जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ ये व्हाइट बोर्ड अगर मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँ तो ये है कुछ लेंथ का, लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट तो उससे आप जैसे आकाश को इनफाइनाइट बोलते हो, क्यों बोले? क्योंकि हमें तो कहीं दूर तक जितना दिखाई देता है सब कुछ बस वही दिखाई देता है। इसमें भी वही बात है। लेकिन अगर मैं व्हाइट बोर्ड को यहाँ से देखने की कोशिश करूँ एकदम पास से, यहाँ से, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये पानी में ना, ये देखो अभी फाइनाइट है, लेकिन मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँ, रिलेटिव पोजीशन चेंज कर दूँ तो वो इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा। यही ये लेंथ है फाइनाइट लेंथ का, लेकिन इस लेंथ को यहाँ से देखो, इस जगह से, मतलब मैं यहाँ से देखूँ तो ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा, मुझे बस यही लेंथ ही दिखाई दे रहा था। ये इनफाइनाइट लेंथ हो गया। तो मतलब रिलेटिव सेपरेशन, ये डिस्टेंस है बहुत कम हो, तो वो आपको क्वेश्चन में जनरली दिया होगा इनफाइनाइट लेंथ। तो इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये नहीं होता कि अरबों किलोमीटर का लेंथ, नहीं, वो 1 मीटर में इनफाइनाइट होगा। अगर 1 मीटर के वायर में आप 1 mm की दूरी के इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँचो, ठीक है, तो ये डिस्टेंस बहुत कम होगा। तो मुझे मान लो यहाँ से d डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, d पॉइंट पे, इस पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये इनफाइनाइटली चार्ज। अब बच्चे कुछ ऐसा सोच रहे होंगे, सर इनफाइनाइट लेंथ का आप बता रहे हैं, फाइनाइट लेंथ का क्यों नहीं बता रहे हैं? फाइनाइट लेंथ होगा तो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन समय आने के बाद पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, कुछ बच्चों को डेरिवेटिव इंटीग्रेट करने आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो खुद से भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं उसको अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, उसको आगे पढ़ाऊँगा गॉस थ्योरम की बात करूँगा बाद में, ठीक है, या फिर मैग्नेटिज्म जिसमें पढ़ाऊँगा, मैग्नेटिज्म में रिलेट करके अच्छा है, समझ आएगा। अपने से मत कोशिश कीजिएगा। हाँ, तो देखो इस जगह पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो ये सेपरेशन डी दिया है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे मैं एक टुकड़ा अगर काट लूँ वाई दूरी पे जाके, बी वाई का, ये फिर से मैं बोलूँ, ये डेरिवेशन बोर्ड में नहीं है, बोर्ड में है इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, लेकिन वो
तरह से नहीं है, वो गॉस थ्योरम की तरह से है, तो वो आगे मैं पढ़ाऊँगा। ये जो पढ़ रहे हो ये नीट के बच्चे, डेरिवेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिजल्ट आपको याद रखना है नीट के बच्चों के लिए। मेन सारे बच्चे और अगर डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब समझ फील लाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट इम्पोर्टेंट है नीट के लिए। तो इधर भी अगर मैं एक काट लूँ डी वाई को ऐसे सिमेट्रिकली इनफाइनाइट, क्योंकि इधर भी जाना है इधर भी जाना है डी वाई का, तो ये चार्ज हो जाएगा लैम्डा डी क्यू लैम्डा डी एक्स सॉरी डी वाई, इधर भी कितना हो जाएगा डी लैम्डा डी वाई। अब आप बताओ इस टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई की वैल्यू हो जाएगा के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, देखो आर की वैल्यू ये है, ध्यान से देखो दोनों ही केस में आर की वैल्यू, ये अगर एंगल थीटा बोल दे, ये भी एंगल थीटा बोल दे, ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। आप बताओ वर्टिकल कंपोनेंट दोनों में कट जाएंगे ई कॉस थीटा, इसके भी दो कंपोनेंट, इसके भी दो कंपोनेंट, दोनों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा पॉइंट, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा, तो इंटीग्रेट किसका करेंगे 2DE cos थीटा का इंटीग्रेट करो। EP कितना आएगा, कहां से कहां तक, तो अभी लिमिट लगाता हूं मैं कहां से कहां तक। 2DE की वैल्यू कितना आ जाएगा लैम्डा dx अपॉन ये r को क्या ये d है, देखो ध्यान से थोड़ा सा इधर हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, क्या cos थीटा इक्वल टू d बाई आर, तो d इक्वल टू r cos थीटा, या फिर r इक्वल टू d sec थीटा, पहला बात समझ में आया r की वैल्यू। अच्छा y इक्वल टू d tan थीटा होगा इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर, इसको डिफरेंशिएट करो इसी इक्वेशन को, dy बाई डी थीटा, डी कांस्टेंट है, tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा, यानी डी वाई की जगह हम रख सकते हैं डी sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, इनकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, dx नहीं है बच्चों, तो dx की जगह मैं सीधा रख दूँ ये वैल्यू, क्या रख सकता हूँ डी sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी की वैल्यू रख रहा हूँ अपॉन आर स्क्वायर की जगह रख सकता हूँ डी स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा cos थीटा। थीटा का लिमिट कहाँ से आना होगा, ये थीटा देखो जीरो से लेके यहाँ से शुरू करोगे अनंत तक जाना है, तो अनंत तक जाने का मतलब 90 डिग्री तक जाओगे तभी तो हो पाएगा, 0 to π/2। EP कितना आएगा, देखो 2d से d कट जाएगा, k भी है 2k लैम्डा अपॉन d, 0 to π/2 cos थीटा d, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा 2k लैम्डा बाई d आ जाएगा आंसर, इंटीग्रेट आप कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन आप सभी को पता होगा, जरा बताने के लिए इतने पार्ट का इंटीग्रेशन, जैसे cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है क्या sin थीटा 0 to π/2 1 आ जाएगा ये इंटीग्रेशन। ये रिजल्ट हमने याद रखना है, ये नीट के लिए बच्चों के लिए, मेडिकल वालों के लिए रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग में भी रिजल्ट भी याद रखना है, साथ में डेरिवेशन भी याद रखे आपको। नीट बच्चों मेडिकल में रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ डेरिवेशन जानते रहो कैसे आया, जानने से फायदा यह है कि अब देखो यहाँ में मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन तो ऐसा ही डेरिवेशन मतलब 100% ऐसे ही डेरिवेशन हम आपको मैग्नेटिज्म में कराएंगे बायोट-सेवर्ट लॉ में, तो वहाँ पे वो बायोट-सेवर्ट लॉ बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट है, नीट में भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए
यहाँ भी एकदम से इग्नोर नहीं करना, थोड़ा बहुत समझ में आया रहेगा एक डेरिवेशन तो आगे समझ में आएगा, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए आपको रिजल्ट याद रखना है, डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये वाली बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। मतलब ऐसे याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, याद ऐसे रखना है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है अगर इससे डी डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है डी, हमेशा याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोग ये बता दें सर ऐसे डी डिस्टेंस हम तो मेजर करेंगे, अभी ऐसे नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा लाइन से परपेंडिकुलर लिया जाता है, हमेशा ऐसे डिस्टेंस लेना। कुछ कहेंगे सर मैं तो ऐसे लेता था, अभी ऐसे लेता था 32 डिग्री पे, ऐसा नहीं करते हैं, इस पॉइंट पे ही लेना है ये डी। तो ये लैम्डा है, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता है 2k लैम्डा बाई डी, 2k लैम्डा बाई डी। अगर यहीं पे ये नेगेटिव चार्ज हो जाए, आपको पता होगा इंटरैक्टिव होगा तब, इस जगह पे अंदर की तरफ होगा 2k लैम्डा बाई डी, बस याद रखना। लेकिन ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन के परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये बात याद रखना है, इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा बाई डी, 2k लैम्डा बाई डी। इसमें कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए प्रॉब्लम का, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे वो शुरुआती क्वेश्चन में आपसे पूछना बहुत आसान कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है लैम्डा, यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज मास m चार्ज q का रेस्ट में है पॉइंट q। अब आप खुद बताओ कि एक हवा में ऐसे कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो कैसे होगा भाई साहब? तो इस जगह पे हमें पता है कि mg तो लग ही रहा होगा, ऊपर भी कुछ फोर्स लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल लग रहा होगा, क्योंकि इस जगह पे इस लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होता है वहां कोई चार्ज क्यू रखो तो उसमें फोर्स होता है क्यू इंटू ई। याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये इसका फील्ड, इस पर फोर्स कितना होगा, इसका फील्ड इसका चार्ज क्यू ई, क्यू है, इसकी वजह से यहाँ पे ई है तो फोर्स लगेगा क्यू ई, इसकी वजह से यहाँ पे ई कितना है 2k लैम्डा बाई आर इंटू इसका चार्ज यही होगा। अब ये दोनों बराबर होंगे और इक्विलिब्रियम QE इक्वल टू mg, तो QE इक्वल टू क्या हो जाएगा mg अपॉन E की वैल्यू है 2k लैम्डा अपॉन आर, आर ऊपर चला जाएगा, बस यही आंसर है। Q की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हो गया और ये इक्विलिब्रियम है। मैं आपसे पूछूं क्या ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल क्या अनस्टेबल? ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो भाई स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? तो स्टेबल अनस्टेबल चेक करने का तरीका यह था कि हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते और तब देखते थे कि वो दोबारा अपने स्थान पे आ जाए तो उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कह देते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ रहे, यही तो होता था ना, रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। तो देखो इस बात को समझो, ये जो फोर्स है नीचे वाला फोर्स तो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, बिल्कुल सही जवाब। तो ये फोर्स की वैल्यू ऊपर ले जाने पे घटेगी,
तो इसका मतलब अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे वाला फोर्स तो उतना ही है, मान लो 50 है, एक एग्जांपल के लिए 50 और ये भी अभी 50 है, दोनों 50-50 है इस समय। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो 50 से घट के 40 हो जाएगा, नीचे 50 तो नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर ले जाओगे तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, ये फोर्स है, और नीचे लाओगे तो ये फोर्स बढ़ जाएगा, ऊपर पहुंचा देगा। इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। चमका नहीं होगा, कैसे देखो, अगर इस बात को आपने समझे बच्चों, भाई यहाँ से कुछ आर दूरी पे अगर रखते हैं इस जगह पे, ये मेन दूरी से, इस जगह पे 2k लैम्डा दोनों बराबर है। अगर मैं थोड़ा ऊपर ले चलूँ कुछ वाई दूरी पे, ऊपर लगने वाला फोर्स हो जाएगा 2k लैम्डा नीचे। आप खुद बताओ, नेट फोर्स y बढ़ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, y बढ़ने से ये वैल्यू घट गया तो ये ज्यादा हो गया, यानी mg इज ग्रेटर देन 2k लैम्डा क्यू बाई वाई। इसका मतलब नेट फोर्स नीचे लगा। अब सिमिलरली हम अगर नीचे लाएंगे, नीचे mg है, ऊपर कितना हो जाएगा, अगर x दूरी पे कर देते 2k लैम्डा क्यू बाई एक्स, यहाँ पे क्या है 2k लैम्डा क्यू बाई एक्स, ज़्यादा हो जाएगा mg से, क्योंकि आप बताओ x घट गया तो फिर से फोर्स किधर लगा, ऊपर, रीस्टोरिंग फोर्स। यानी ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। तो जहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है वहाँ एसएचएम कराते हैं, मानते नहीं। स्टेबल इक्विलिब्रियम आया तो यहाँ पे एसएचएम करा। तो क्वेश्चन आपके सामने फिर से पूछ दिया गया, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, then it will perform an oscillatory motion. Find time period of oscillation. यहाँ से R नॉट पर इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, चार्ज Q है, मास, ठीक है। अब आपको बोला गया है फाइंड टाइम पीरियड इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। तो नियम नंबर 1 रूल आपको पता होगा, सबसे पहले क्या करते थे, स्टेप नंबर 1 एसएचएम में टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए स्टेप नंबर 1 फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन को दिया है आर नॉट डिस्टेंस में, ठीक, एंड राइट डाउन द इक्वेशन रिलेटेड टू मीन पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम mg इक्वल टू 2k q लैम्डा बाई r, ये e होगा। एंड नाउ डिस्प्लेस द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। अब बताओ, इसको मान लो हम यहाँ डिस्प्लेस करके कुछ यहाँ लेके चले जा रहे हैं, कुछ बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट y कर दे रहे हैं, कितना कर देते हैं y। अब यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो आर नॉट आई है, इस पर मुझे नेट फोर्स निकालना पड़ेगा ना, इसी को फ्री स्टोरिंग कहेंगे। नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 2k लैम्डा क्यू बाई आर नॉट प्लस वाई। देखो y प्लस आर नॉट, बताओ रीस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा mg माइनस 2k लैम्डा क्यू बाई आर नॉट प्लस वाई। ये आर नॉट प्लस वाई के बारे में हम लोग जानते हैं कि y इज वेरी स्मॉल, तो fr क्या हो जाएगा, mg, एकदम रटा रटाया प्रोसीजर है, इसमें दिमाग लगाने का है ही नहीं। आर नॉट अगर मैं कॉमन कर लूँ तो आर नॉट बाहर आ जाएगा, इसी में अंदर क्या बचेगा
1 प्लस वाई बाई आर नॉट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम जी माइनस 2k लैम्डा। चलो यहाँ नहीं लिखा होगा आपको, यहाँ मैं लिखता हूँ, ये पूरी चीज़ यहाँ लिखता हूँ। एफ आर कितना आ जाएगा, एम जी माइनस 2k लैम्डा क्यूब अपॉन आर नॉट, ऊपर ले जाओगे तो चीज़ क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई बाई आर नॉट टू द पावर माइनस 1। अब हम लोग पढ़े हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n को लिख सकते हैं 1 प्लस एम एक्स इफ एक्स लेवल टू 0। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद कराया गया था एसएसएम का क्वेश्चन कराते समय, इसी बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बायोनॉमियल पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 या 7 में है, समझाया गया था कि ये रखो, अगर ये बहुत छोटा है तो ऐसा होता है। यही बात यहाँ पे एम की वैल्यू -1 है, ये वाई की छोटा बहुत यही है, ये बहुत छोटा है तो बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो और बड़ा छोटा, ये तो वही है। एफ आर क्या बना, एम जी माइनस 2k लैम्डा क्यूब बाई आर नॉट 1 माइनस वाई बाई आर नॉट बन जाएगा। देखो एफ आर क्या बना, एम जी माइनस 2k लैम्डा क्यूब बाई आर नॉट प्लस 2k लैम्डा क्यूब वाई बाई आर नॉट स्क्वायर। देखो ये दोनों बराबर हैं, यहाँ से दिया है, देखो एफ रीस्टोरिंग फोर्स 2k लैम्डा क्यूब बाई आर नॉट स्क्वायर वाई, क्या आपको पता चल गया, के आ गया, के आखिरी टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। क्या मुझे लग रहा है कि ये वाली बात आपको समझ में आया, बिल्कुल लग रहा है समझ में आया, इसमें किसी को कोई कष्ट है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी को देखें, इसी चीज को लेकर आगे अगर बढ़ा जाए तो बात आगे कुछ ऐसा हो रहा है। एक आध क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं भाई, आपको सामने ये दे दिया जाए कि ये इनफाइनाइट वायर है और एक इनफाइनाइट वायर है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, दोनों पॉजिटिव है। इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ दोनों की वजह से। ये P के बारे में दिया है, ये भी सेपरेशन दी है, ये भी सेपरेशन दी है, बताओ क्या होगा P पॉइंट। तो देखो नियम है, एक ही की वजह से देखा करो, सुपरपोजिशन थ्योरम जाते हैं, एक ही चार्ज की वजह से अलग रहेगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d ही होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन d, इसकी वजह से क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, ये इधर हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन d। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन d। हो गया आंसर, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कोई टफ नहीं है। अब कल के दिन 90 की बजाय कोई एंगल हो जाए, ये 90 है, 90 की बजाय एक वायर ऐसे जा रहा है, दूसरा वायर कोई और एंगल हो जाए तो भी आप बता सकते हो, बिल्कुल कोई कष्ट है नहीं। ये वाली बात अगर समझ में आ गया आपको भाई तो डायरेक्ट एप्लीकेशन इसके कि मैं बोलूँ कि अगर ऐसे रख दे रही है, एंगल दोनों के बीच 2 थीटा है, एंगल बाइसेक्टर पे पॉइंट P है, तो बताओ क्या होगा। तो बस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, दोनों के बीच का एंगल निकाल के, दोनों के बीच का एंगल कुछ निकाल लोगे, ये आप तो ट्राई कीजिएगा। ये सेपरेशन कुछ D दिया है, फाइंड कीजिए, करिएगा
एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग दी डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। करिएगा नहीं, पहले बच्चे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसको लेके, इस प्रॉब्लम को लेके। उनके लिए जब भी आएगा बस स्टैंडर्ड फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएगा 2k लैम्डा भैया, और आसान। तो देखो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज पढ़ लिए। अच्छा देखो पॉइंट के बाद लाइन पढ़ा, लाइन में हम लोग स्ट्रेट वायर की वजह से पढ़ चुके इनफाइनाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, चलो बस